बांझ से माँ बनने का सफ़र। अरे ये कौन है? कुछ महीने से देख रही हूँ। रोज पार्क में आती है और इन बच्चों के साथ खेलती है। अनीता जी सामने खड़ी महिला को देख अपनी सहेलियों से पूछ बैठी। हाय राम, इतने सारे बच्चे इसी के हैं क्या? इस जमाने में इतने सारे बच्चे? मिसेज वर्मा मुंह पर हाथ रखकर थोड़ा हंसते हुए बोली। अरे नहीं नहीं, ये तो सालनी है। मेरे टावर में चौथे माले पर रहती है। और ये बच्चे क्या, उसके तो एक भी बच्चा नहीं है। मतलब बांझ है वो। कुमुद जी ने सारिका जी की बात बीच में ही काटकर आंखें चौड़ाते हुए पूछा। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। सारिका जी ने बात आगे बढ़ाते मुंह तिरछा करते हुए कहा। फिर ये बच्चे किसके हैं जिनके साथ यह इतने चाव से वक्त बिताती है? अनीता जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। सुना है यशोदा माँ के नाम से बच्चों का क्रेज चलाती है। सारिका जी ने अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी सहेलियों को बताया। पिछले कुछ महीनों से शालिनी को लेकर पार्क में महिलाओं के बीच इस तरह के अनर्गल बातें होती रहती थीं। अब तो शालिनी एक हॉट टॉपिक बन गई थी। शाम को सभी औरतें शालिनी को देखती और उसको लेकर यहाँ वहाँ की बातें करती। पार्क में आते जाते से शालिनी और रेखा भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रेखा भी उसी सोसाइटी के दूसरे टावर में रहती थी। दोनों अक्सर फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते। एक रविवार शालिनी के बहुत बुलाने पर रेखा उसके घर पहुंच गई। शालिनी का घर बहुत करीने से सजा हुआ था। पूरे घर को बच्चों के हिसाब से तैयार किया गया था। कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ नहीं थी जिससे किसी बच्चे को नुकसान हो जाए। पूरा घर बच्चों की तस्वीरों से सजा हुआ था। तभी रेखा के कदम एक फ़ोटो के सामने आकर ठिठक गए। उस फोटो में शालिनी अपनी गर्भावस्था का प्रदर्शन कर रही थी। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी रेखा के कंधे पर शालिनी ने अपना हाथ रख उसे बुलाया। आओ न रेखा, मस्त गोभी पकोड़े के साथ चाय पीते हैं। रेखा स्तंभ थी। उसकी आंखें नम सी हो गई। उसे शालिनी के अंदर का अनकहा दर्द दिख रहा था। रेखा की मनोस्थिति को भांपकर शालिनी ने थोड़ा रामगीन होकर कहा। यह तस्वीर मेरे जीवन में भी भूचाल लेकर आई थी रेखा। हम दोनों बहुत खुश थे उस वक्त। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ाई की थी। मुझे बच्चों से बेहद लगाव था। शादी के बाद हम इसी सोसाइटी में आ गए थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, अपनी ही दुनिया में मग्न। तभी शादी के कुछ महीनों बाद ही नए मेहमान ने दस्तक दे दी थी। मेरे पति रोज़ मेरा पेट देखते। उन्हें गर्भ के अंदर बढ़ते हुए बच्चे को महसूस करना था। 7वें महीने में हमने हमारा फ़ोटो शूट प्लान किया, पर भगवान की प्लानिंग कुछ और ही थी। उस शूटिंग के दौरान मेरा पैर एक पत्थर पर पड़ा और मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा बच्चा अब कहीं नहीं था। और फिर एक और खबर आई। वो खबर थी मेरे कभी माँ ना बनने की। मुझे लगभग 6 महीने कोई होश नहीं था। दुनिया ने बहुत कुछ कहना चालू कर दिया था। मेरे पति पर दूसरी शादी का दबाव बढ़ रहा था। मैं सब समझ रही थी, बस कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब सिर्फ और सिर्फ मेरे पति थे जिन्होंने मुझे संभाला। बोले, पगली, चिंता क्यों करती है? तुम भगवान का दिया सबसे अनमोल तोहफा हो मेरे लिए। तुम्हें मेरे साथ इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्म में साथ निभाना है। अब बस मुझे मेरी शालिनी का इंतज़ार है। बस उसी दिन से मैंने अपने पति के लिए जीना चालू कर दिया। मैं धीरे धीरे वापस अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। तब एक जादू हुआ। मेरे पति के सीनियर अपने परिवार संग हमारे घर आए और बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके 2 साल के बेटे को पूरे दिन संभाल सकती हूँ, क्योंकि वो दोनों जॉब पे थे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा जब मैं अपना बच्चा नहीं संभाल पाई तो दूसरे का बच्चा कैसे संभाल पाऊंगी।
पर पति और उन सीनियर के समझाने पर मैंने हाँ कर दी और तब शुरुआत हुई एक नए सफ़र की, एक बांझ से माँ बनने के सफ़र की। यह सफ़र उतना आसान नहीं था, पर उस बच्चे के गोद में आते ही मैं फिर से माँ बन गई, यशोदा माँ। और तभी जन्म हुआ इस क्रेज का। यहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ साथ एक सेक्शन स्पेशल बच्चों का भी है, जो मेरा फेवरेट है। अब मैं एक नहीं, तमाम बच्चों की माँ हूँ, उनकी यशोदा माँ। शालिनी, तुम महान हो। हर कृतज्ञ के पीछे भगवान की कुछ मर्जी होती है। तुम्हें इतने बच्चों की जिम्मेदारी मिली है। तुम्हारे पति सही सही कहते हैं। तुम सच में खुदा का भेजा अनमोल तोहफा हो। अच्छा अच्छा, अब मेरे बनाए ये गोभी पकोड़े भी खाओ। मैं जल्दी से चाय गरम करके लाती हूँ। शालिनी चाय की ट्रे ले रसोई की ओर बढ़ जाती है। सच में उस दिन शालिनी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम अक्सर मिलने लगे। बच्चों की जिम्मेदारी के कारण वो मेरे घर कम ही आ पाती थी। वैसे भी सासू माँ उसे थोड़ा कम पसंद करती थी। पर अफसोस यह सिलसिला ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही कोरोना जी जो पधार चुके थे, उन्होंने तो सब कुछ बदल दिया। अब कोई बाहर नहीं जाता था। चारों ओर और अजीब सी दहशत फैल चुकी थी। फिर तो शालिनी से फ़ोन पर ही बात होती थी। उसने बताया उसका क्रेच भी अब बंद था, पर उसके बच्चे उसको बहुत मिस करते थे। इसलिए वो उन सब के साथ रोज़ 1 घंटे का वीडियो सेशन रखती थी। उसी लहर में मेरी भी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन बाद पता चला मैं कोविड पॉजिटिव थी। घर में मानो तूफान आ गया था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज हमारा 4 साल का बेटा जीत था। हमें उसकी सेहत का ख्याल रखना था और उसे मुझसे दूर भी रखना था, जो सबसे कठिन कार्य था। पहले दिन तो ललित और सासू माँ ने पूरा घर संभालने की कोशिश की, पर जीत पूरे दिन बहुत रोया और मैं अंदर कमरे में बिल्कुल लाचार थी कि तभी शालिनी का फ़ोन आया। उसको शायद मेरे पॉजिटिव होने की खबर लग गई थी। क्या बताऊं शालिनी, और तो सब ठीक है, बस जीत को लेकर बहुत परेशान हूँ। जीत जब अपनी जिद पर आता है तो सासू माँ और ललित दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं। आने वाले 15 दिन पता नहीं कैसे कटेंगे। रेखा ने शालिनी को अपनी परेशानी एक सांस में बता दी। अरे मेरे होते तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जीत मेरे बेटे जैसा भी तो है। 15 दिन के लिए उसे मैं अपने पास रख लूँगी। पर जीत बहुत शैतान और जिद्दी है। उसको काबू में करना आसान नहीं। रेखा ने शालिनी की बात को बीच में काटते हुए कहा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं जीत को जानती ही नहीं या जीत मुझे पहचानता नहीं। देखा नहीं है कैसे पार्क में देखते ही यशोदा माँ कहता हुआ दौड़ा दौड़ा आता है मेरे पास। देखो रेखा, सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं। तुम एक बच्चे की माँ हो और मैं ढेर सारे बच्चों की माँ हूँ। हंसते हुए, किसी भी बच्चे को संभालने में मुझे दिक्कत नहीं होती। बस तुम्हें अपना दिल 15 दिन के लिए कठोर करना होगा। बाकी जीत तो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। चिंता नहीं करो, मैं तुम सबकी उसकी रोज़ वीडियो कॉल करवा दिया करूँगी। शालिनी ने बड़ी सहजता से रेखा को समझाते हुए कहा। पर शालिनी, पर वर कुछ नहीं रेखा, तुम बस जीत का सामान तैयार करवा देना और हो सके तो उसके खाने का चार्ट भी बनवा देना। बाकी मैं संभाल लूँगी। मैं आधे घंटे में आती हूँ, शालिनी ने रेखा को कहा। ललित सुनो, अभी शालिनी का फ़ोन आया था। वो जीत को अपने पास रखने को तैयार है और हाँ, वो हमारी तसल्ली के लिए अपना आधार कार्ड और क्रेश का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लाएगी। मुझे लगता है अगर जीत इन 15 दिनों उसके पास रहेगा तो उसके स्वास्थ्य के लिए यह सही रहेगा। यहाँ पर तुम और माँ जी पर वैसे ही काम ज़्यादा है और घर में रहता है तो मेरे कमरे में आने की जिद करता है। मुझे विश्वास है शालिनी जीत का ख्याल अच्छे से रख पाएगी और अगर जीत वहाँ ना रह पाया तो तुम उसे वापस ले आना।
रेखा ने कमरे के अंदर से ललित को शालिनी से फ़ोन पर हुई सारी बात बता दी। ठीक है, अगर वो तैयार है तो, पर पहली बार जीत को छोड़ेंगे तो थोड़ा दिल गवाही नहीं दे रहा, पर जीत की सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा। ललित ने जीत को गोद में उठाते हुए कहा, अरे ललित, तुम दोनों के दिमाग पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? तुम्हें पता नहीं वो शिवानी बांझ है, उसकी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, उसे क्या पता बच्चों को कैसे संभालना चाहता है, और पता नहीं कोई टोना टोटका ना कर दे हमारे जीत पर। धोती समेटते हुई रसोई से ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी सासू माँ। अरे अम्मा, दरवाज़ा खुला है और आप कुछ भी बोले जा रही हो। दरवाजे के बाहर से शालिनी की आवाज़ आई, कोई बात नहीं भैया, मुझे यह सब सुनने की आदत है। मैं बांझ? अम्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हूँ, पर माँ भी हूँ, और वो भी एक बच्चे की नहीं, पूरे 10 बच्चों की माँ हूँ मैं, वो भी यशोदा माँ। इन बच्चों की हर ज़रूरत, हर आदत, संस्कार, सभ्यता का ख्याल रखती हूँ। मैं पूरे दिन इन बच्चों के बीच मेरी एक सेकंड को आँख नहीं लगती। मैंने अपना बच्चा खोया है अम्मा जी। अब किसी बच्चे को मेरे कारण खरोच भी आ जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं। खुदा ने मुझे दोबारा यह मौका दिया है, इसमें मैं फेल नहीं हो सकती। अम्मा जी, माँ बनने के लिए अगर बच्चे को कोख से जन्म देना इतना ज़रूरी होता तो लोग देवकी से यशोदा का नाम ना लेते। फिर शालिनी ने थोड़ा थमकर कहा, चिंता नहीं कीजिए, जीत मेरे पास 15 दिन के अम्मा जी लिए आपकी अमानत है, उसको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। रेखा ने पिछले कुछ महीनों में मुझे बहुत मानसिक सहयोग दिया है। इस भयंकर दौर में मैं मानवता के नाते अपनी दोस्त की इतनी सहायता तो कर ही सकती हूँ। अम्मा जी को इतना कहकर उसने दरवाजे के बाहर से ही ललित से एक हाथ में जीत का बैग लिया और दूसरे हाथ से जीत का हाथ थामा और चली गई। जीत भी अपनी फेवरेट यशोदा माँ के साथ बिना शोर मचाए सबको बाय बाय कहता कमर मटकाता चला जा रहा था। दोस्तों, बांझ होना या ना होना किसी महिला के हाथ में नहीं होता है, फिर उसको समाज में इतना तिरस्कार क्यों? क्यों उसके व्यक्तित्व पर सवाल दागे जाएं? क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उसके मन को छलनी कर दे? मेरी आप सभी से एक ही विनती है, महिला होने के नाते किसी भी महिला का दर्द समझें और अपशब्दों के प्रयोग से ज़रूर बचें। आप सबकी इस विषय में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।